हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज की हम लोग क्लास में हिंदी व्याकरण का दो टॉपिक को पढ़ेंगे। जो कौन टॉपिक है आपका? कारक और वचन को पढ़ेंगे। वचन और कारक को पढ़ेंगे। इसमें से क्लास 9th 10th और 12th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस क्लास को हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वचन किसे कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? तो देखिएगा, किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी वचन से ही पता लगता है कि वस्तु एक है या एक से अधिक है। आगे देखिएगा, वचन के दो भेद होते हैं। पहला क्या हो जाएगा? एक वचन और बहुवचन। हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हिंदी व्याकरण में जो वचन होता है वह दो प्रकार के होता है, लेकिन संस्कृत व्याकरण में वचन तीन प्रकार के होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग हिंदी का पेपर दे रहे हैं, अगर क्वेश्चन पूछता है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं तो दो पर टिक लगाइएगा। अगर आप संस्कृत का पेपर देते हैं, अगर उसमें पूछे वचन कितने प्रकार के होते हैं तो तीन प्रकार पे टिक लगाइएगा। तीसरा क्या हो जाता है संस्कृत में? तो द्विवचन आ जाता है। क्या आ जाता है? द्विवचन। हिंदी में देखिएगा दो प्रकार का, एक वचन और बहुवचन हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। पहला हम लोग देखते हैं एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहेंगे। जैसे नदी, लड़का, देखिएगा टोपी, फिर क्या हो जाएगा? लड़की, किताब, कुत्ता, बिल्ली, घर, पेड़, नदी, बच्चा, शिक्षक। यानी यहाँ पे जितने भी शब्द आप लोगों को देख रहे हैं, यानी इससे पता लगता है वो एक है। यानी देखिए यहाँ पर नदी, यानी पता लग रहा है यहाँ पर एक नदी की बात हो रहा है। और अगर वहीं पे हम लिख देते हैं नदियाँ तो वो क्या हो जाएंगे? एक से अधिक का बात होगा। आगे देखिए क्या है? लड़का, यानी पता लग रहा है लड़का कहने से, यानी एक लड़का का बात हो रहा है। वही हम क्या कह देते हैं? लड़के, तो वो क्या हो जाएगा? एक से अधिक। तो आप लोग याद रखिएगा, किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे? तो एक वचन कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है बहुवचन किसे कहते हैं। देखिएगा, किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक, एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा क्या है? लड़के, क्या है? लड़के। यहाँ पता लग रहा है कि एक से अधिक लड़के हैं। आगे क्या है? लड़कियां, घोड़े, गाय, कपड़े, मकान। क्या हो जाएगा यहाँ पर? मकाने हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे जितने भी शब्द हैं ये कौन से वचन में है? तो बहुवचन में है। क्या हो जाएंगे? बहुवचन में हो जाएंगे। आगे आप लोग देखिएगा। आगे देखते हैं एक वचन और बहुवचन पहचानने के नियम को देखते हैं। एक वचन और बहुवचन कैसे पता लगाएंगे कि वह शब्द एक वचन में है या बहुवचन में। पहला देखते हैं, एक वचन और बहुवचन पहचानने के नियम क्या है? निम्न है। क्या है? आदरणीय या सम्मानीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। तो आपको याद रखिएगा, आदरणीय और सम्मानीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे हमारे पिताजी क्या हैं? तो आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं, तो उनके लिए क्या हो जाएगा? तो बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा। जैसे देखिएगा, पिताजी आ रहे हैं। आगे क्या है? आप मेरे घर पर आ रहे हैं। रहीम सर हिंदी पढ़ा रहे हैं। चलिए हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे? रहीम सर हिंदी पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे रहीम सर क्या चीज हो जाएंगे? तो बहुवचन हो जाएंगे। आप पिताजी क्या हो जाएंगे? तो बहुवचन हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। आगे देखिएगा आप लोग, एक वचन और बहुवचन पहचानने का जो हम लोग का नियम है उसमें हम लोग दूसरा देखते हैं, संबंध बताने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन के में एक समान रहती है। एक वचन और बहुवचन में क्या रहते हैं? समान रहते हैं। जैसे देखिएगा, ताऊ ताई, चाचा चाची, क्या कहते हैं? यानी संबंध बता रहे हैं। तो यानी एक वचन और बहुवचन में ये दोनों क्या है? तो समान है। दादा दादी, मामा मामी, काका काकी, ये सभी के सभी क्या है? तो संबंध बताते हैं।
तो एक वचन और बहुवचन में क्या होते हैं, तो एक समान होते हैं। चलिए हम लोग आगे के नियम को देखते हैं। आगे के नियम कह रहा है द्रव्यवाचक, क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आपके सामने क्वेश्चन में कोई भी द्रव्यवाचक संज्ञा पूछते यह कौन से वचन में है, तो आप लोग याद रखिएगा वह एक वचन। जैसे देखिएगा तेल कौन संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। घी, पानी, दूध, लस्सी, पेट्रोल, डीजल, चटनी, दही, सभी के सभी क्या है, तो एक वचन में हो जाएंगे। तो आपको नियम क्या याद रखना है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो केवल एक वचन में ही होते हैं, केवल एक वचन में ही होते हैं। आगे के नियम को आप लोग देखिएगा। कह रहे हैं यहाँ पर कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं, जैसे देखिए दान, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, हस्ताक्षर, फिर क्या है समाचार, क्या है अक्षत, फिर क्या है कपड़े, राम, आदमी। ठीक है ना, ये सभी के सभी जितने भी शब्द हैं ये सदैव बहुवचन में प्रयोग में लाए जाते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। वो कौन कौन से शब्द है, चलिए देखते हैं। क्या है, तो दूध, आम, पुलिस, भीड़, पानी, वर्षा, सामग्री, फिर क्या है कक्षा, झूठ, क्रोध, भय, ईमानदारी, जनता। जितने भी शब्द हैं उस सभी के सभी एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। आगे के नियम में आप लोग देखिएगा, कह रहे हैं यहाँ पर कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ क्या लग जाए, उसमें वर्ग लग जाए, गण लग जाए, लोग लग जाए, जन लग जाए, समूह लग जाए, झुंड लग जाए, दल लग जाए, जाति आदि अगर लग जाते हैं तो क्या हो जाएंगे, तो आपका बहुवचन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि कोई भी एक वचन का शब्द अगर उसमें क्या लग जाए, वर्ग लग जाए, गण लग जाए, लोग लग जाए, जन लग जाए या समूह लग जाए, झुंड दल शब्द लग जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, तो बहुवचन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देखिएगा शिक्षक गण, शिक्षक क्या है, तो एक वचन है, उसमें क्या लग गया, तो गण लग गया, तो क्या हो गया, तो बहुवचन हो गया। ठीक है, जैसे देखिए मुनि गण, मुनि वृंद, वृंद भी अगर लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। आगे देखिए छात्र वृंद, फिर क्या है मानव जाति, इसमें क्या लग गया, जाति लग गया। फिर हम लोग दो दो यहाँ पे हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। आगे हम लोग देखिएगा सैनिक दल, पाठक गण, फिर क्या है अधिकारी गण, अधिकारी वर्ग, आप लोग, स्त्री जन, पुरुष जन। आपको याद रखना है क्या, वर्ग गण लोग जन समूह झुंड अगर लग जाते हैं किसी एक वचन में तो आपका क्या हो जाएगा, तो बहुवचन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे के नियम में देखते हैं। आगे देखिएगा, समझते हैं हम लोग कि कारक किसे कहते हैं। ठीक है ना, वचन के जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी बातें थे हम आपको बता चुके हैं। इस क्लास में हम लोग दो गो टॉपिक को पढ़ेंगे, वचन और कारक को। तो अगर आप वचन बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है ना, अगर किसी व्यक्ति या वस्तु से एक या अनेक होने का बोध होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अगर किसी से एक होने का बोध हो तो उसे एक वचन कहेंगे, एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। और जो भी नियम था हम आपको बता ही दिए। तो क्या पढ़ना है, अब हम लोग को कारक पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कारक किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ प्रकट होता है, किसके साथ में, तो क्रिया के साथ में प्रकट होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कारक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप से, ठीक है, उसका संबंध क्रिया के साथ, उसका संबंध क्रिया के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहेंगे। आप लोग याद रखिएगा कारक चिन्ह का दूसरा जो नाम होता है उसे परसर्ग कहते हैं। कारक चिन्ह का जो दूसरा नाम होता है उसे क्या कहते हैं, तो परसर्ग कहते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं आगे कारक को। तो याद रखना है आपको कारक के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा हिंदी में जो कारक होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं।
जैसे हम लोग ये समझते हैं, यहाँ पर आठों प्रकार को हम लोग एकाएक करके पढ़ते हैं। पहले हम लोग कारक चिन्ह को देख लेते हैं। यह क्या है आपका क्रम संख्या हो जाएगा, विभक्ति, कारक और कारक चिन्ह। विभक्ति में प्रथमा में देखिएगा कारक क्या है तो कर्ता। कर्ता का जो कारक चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। फिर क्या है संप्रदान, क्या होता है को के लिए, संप्रदान को के लिए। ये अगर आप याद रखते हैं तो आपको जब संस्कृत में अनुवाद बनाइएगा तो उसमें आपको यह मदद करता है। आगे हम लोग देखते हैं पांच में क्या है। तो पांच में है अपदान से, अलगाव के लिए। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। तो वहां पे हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो पंचमी। ठीक है ना, तो वहां पे कौन से कारक चिन्ह लगेगा, तो से लगेगा अगर हम लोग अनुवाद बनाएंगे उस समय। आगे हम लोग देखते हैं संबंध। संबंध का कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, का, की, के या रारी रे होता है, का, की, के या रारी रे। आगे सप्तमी में अब देखिएगा अधिकरण क्या हो जाएगा, में हो जाएगा या पर हो जाएगा, ये दोनों को दोनों क्या है अलग है। आगे देखते हैं संबंध क्या है, संबोधन में संबंध क्या होता है, हे, अरे, अहो होता है। ठीक है, ये आठों के आठों आपका क्या था, तो कारक चिन्ह के साथ में हम बताए हैं। ठीक है ना, कि प्रथमा विभक्ति में क्या होता है कर्ता, कर्ता के कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, कर्ता ने हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और इसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग अनुवाद जब पूछेगा आपका 6 नंबर का, तो उसमें इसका मदद लेना पड़ता है और इसी के सहायता से हम लोग अनुवाद को अच्छी तरीके से बनाते हैं। आगे आप लोग देखिएगा, याद रखना है आपको कि कारक जो होता है हिंदी में 8 प्रकार का होता है। ठीक है ना, देखिएगा पहला हम लोग देखते हैं कर्ता कारक क्या है। कर्ता कारक क्या होता है और कर्ता के कारक चिन्ह क्या है, हम आपको अभी जस्ट बताए हैं। कर्ता के कारक चिन्ह जो होता है वो ने होता है। देखिएगा जिस वाक्य में ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिएगा यहाँ पर राधा जाती है, ठीक है ना, रोहन हंसता है। रोहन क्या करता है, हंसता है। यहाँ पर क्या है, तो उसमें जो ने है ना प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे या आपको अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, इसमें ने नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या है यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप है, बट इसमें ने कारक चिन्ह है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है कर्म कारक। क्या है आगे, कर्म कारक। कहा जा रहा है यहाँ पर जब किसी वाक्य में को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, वो क्यों ना प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, उसमें दिखाई दे या न दे, तो वहाँ कर्म कारक होता है। कौन कारक होता है, तो कर्म कारक होगा। जैसे उदाहरण में देखिएगा राम ने गेंद को फेंका, तो इसमें देखिए को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा कर्म कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए ना माँ ने बच्चे को बुलाया, इसमें क्या है को आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको याद रखना है कि जिस वाक्य में को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है उसे ये तो वहाँ कर्म कारक होता है, वहाँ कर्म कारक होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कर्म कारक में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है ना, अभी हम लोग कर्म कारक को ही सीख रहे हैं। जब किसी वाक्य में दो या अधिक कर्ता हो या उसमें क्या दिखाई दे आपको, दोनों दिखाई दे या तीनों दिखाई दे, चारों दिखाई दे, और तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो कर्म कारक होता है। तो वहां भी कौन कारक हो जाएगा, तो कर्म कारक हो जाएगा। कौन कारक हो जाएगा, तो उसमें याद रखिएगा आपको कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, क्या हो जाएगा आपका, कर्म कारक हो जाएगा। जैसे देखिएगा लौ और कुश दोनों वीर थे, तो यहाँ पर देखिएगा क्या दिखाई दे रहा है आपको, दोनों दिखाई दे रहा है। तो जिस वाक्य में आपको दोनों दिखाई दे। आगे देखिए मोहन के पिता डॉक्टर है, मोहन के पिता क्या है, डॉक्टर हैं। चारों ओर से देख कर वह धीरे धीरे हुआ, चारों ओर से देख कर वह धीरे धीरे हुआ। इसमें देखिए क्या है, चारों है। ठीक है ना, क्या है, चारों है। तो ये कौन सा, इसमें कौन सा कारक चिन्ह हो जाएगा, आपको याद रखना है, तो कर्म हो जाएगा। कौन सा कारक चिन्ह, तो कर्म कारक चिन्ह। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर है करण कारक। कौन कारक है, तो करण कारक।
यदि किसी वाक्य में दिखाई दे या से दिखाई दे या के द्वारा दिखाई दे, क्या दिखाई दे, के द्वारा, तो वहाँ कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। ठीक है ना। यदि किसी वाक्य में से या के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे देखिए, राम ने चाकू से, राम ने चाकू से फल काटा, आपको क्या दिखाई दिया, तो से दिखाई दिया। आगे क्या है, काम मशीन के द्वारा किया गया, कोई काम जो है मशीन के द्वारा किया गया, इसमें कौन सा दिखाई देने को मिला है हमको, तो के द्वारा। आपको क्या दिखाई देने को मिला है यहाँ पर, के द्वारा। तो इसमें कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है, तो याद रखना है करण कारक का। आगे चलिए आप लोग देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बात है करण कारक में। जो अपवाद है देखिएगा, जब किसी वाक्य में दो या अधिक कर्ता, दोनों, तीनों, चारों आदि का प्रयोग होता है तो वहां भी कौन कारक होता है, तो चलिए इसमें अपवाद भी है, हम लोग अपवाद को देखते हैं। करण कारक में अपवाद भी है, तो इसको थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। जब किसी में एक साथ शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ करण कारक होता है। ठीक है ना। जब किसी एक साथ शब्द का प्रयोग होता है, पवन आकाश के साथ, देखिएगा, पवन आकाश के साथ रांची जाएगा, मैं अपने मित्र के साथ, मैं अपने मित्र के साथ, टाइपिंग मिस्टेक को लगा देना, अरे काटे पर दिले भाई यार, हम देखिए। चलिए हम लोग करण कारक में कुछ अपवाद है उसको हम लोग देखते हैं। अपवाद में है, जब किसी में, यहाँ पर में एक साथ, एक साथ के जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, के साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के साथ हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, जब किसी में के साथ शब्द का प्रयोग होता है तो वहां पर करण कारक होता है। जैसे पवन के साथ, देखिए तो आ गया कि नहीं, के साथ रांची जाएगा, मैं अपने मित्र के साथ, यानी के साथ आ गया, विद्यालय जाऊंगा। तो जिस वाक्य में अगर आप लोग देख लीजिएगा कि के साथ शब्द का प्रयोग हुआ है तो वहां पे कौन से कारक चिन्ह आ जाएगा, तो करण आ जाएगा। आगे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे एक और अपवाद है कि जहां पर अंग भंग अथवा रोगग्रस्त की स्थिति हो तो वहां सदैव करण कारक होता है। जैसे यहाँ देखिएगा, रमेश लंगड़ा है, क्या रमेश लंगड़ा है, तो यहाँ पर भी कौन कारक का प्रयोग हुआ है, तो आपका करण कारक हो जाएगा। कौन कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है। कुमार दोनों कानों से क्या है, बहरा है, कुमार दोनों कानों से क्या है, बहरा है, तो यहाँ पर भी क्या हो कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है, तो करण कारक का प्रयोग हुआ है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, संप्रदान कारक। देखिएगा, जब कृषि, यहाँ पर कृषि की जगह पर क्या हो जाएगा, किसी हो जाएगा। जब किसी वाक्य में को अथवा के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है, के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है, वो क्यों ना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो, ठीक है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे, तो आपका वो क्या हो जाएगा, तो संप्रदान कारक हो जाएगा। जब किसी वाक्य में को अथवा के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है, वो क्यों ना प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हो, तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। इसमें नोट है, आप लोग याद रखिएगा, जहाँ पर कोई क्रिया किसी उद्देश्य के लिए लिया जाए तो वह संप्रदान कारक होता है। रवि सुनील के लिए गेंद लाया, देखिए इसमें क्या है, के लिए, आपको बोले हैं इसमें याद रखना है आपका क्या, के लिए। ठीक है ना, आपको देखने को मिलेगा। हम पढ़ने के लिए, क्या आ गया, संप्रदान के लिए होता है आपका कारक चिन्ह। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर भी कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है, तो संप्रदान कारक। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें भी अपवाद है, जहाँ पर कोई भी वस्तु किसी को सदैव के लिए
दे दी जाए तो वह संप्रदान कारक होता है। सदैव यानी हमेशा के लिए दे दी जाए। जैसे राजा गरीबों को कंबल देता है। अगर राजा अगर गरीबों को कंबल दे देगा तो फिर मांगेगा क्या? नहीं मांगेगा। तो यानी हमेशा के लिए दे दिया है। तो यह कौन सा कारक हो जाएगा? इसमें कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? संप्रदान कारक का। मैं भिखारी को भीख देता हूँ, तो यहाँ पर भी कौन कारक हो जाएगा? तो संप्रदान कारक हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक और अपवाद है। नमस्कार, प्रणाम या संपूर्ण की स्थिति में सदैव संप्रदान कारक होता है। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे मेरा जीवन भारत देश को समर्पित, यहाँ पर भी संप्रदान कारक चिन्ह। ठीक है। मैं पिताजी को प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। चलिए आप लोग आगे देखिएगा। अपदान कारक। अपदान कारक पढ़ते हैं जहाँ पर किसी वाक्य में से अलगाव के लिए क्या दिखाई दे? से दिखाई दे, बट वहाँ पर अलगाव के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हो, वहाँ अपदान कारक होता है। नोट में देखिएगा, जहाँ दोनों लोगों के बीच की दूरी अथवा अलगाव को बताया जाता है तो वहाँ सदैव अपदान कारक होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगर वृक्ष से पत्ते गिरेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? अलगाव होगा। पत्ता अलग रहेगा और वृक्ष अलग रहेगा। पीली छत से कूद गई। आगे क्या है? गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा है कहाँ से निकलती है? हिमालय से। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? तो अलगाव हो रहा है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है संबंध कारक। क्या है आगे? संबंध कारक। जहाँ पर भी किसी वाक्य में का, की, के या रा, री, रे चिन्ह का प्रयोग किया गया हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो वहाँ संबंध कारक होता है। वहाँ संबंध कारक होता है। नोट में याद रखिएगा, ज़्यादा लोगों के बीच संबंध को प्रकट किया जाता है तो वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे यहाँ देखिएगा, राम की गाय चर रही है। इसमें क्या है? की भी है और पता भी लग रहा है कि जो गाय है किसकी है? तो राम की। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इसमें क्या है? तो के है। ठीक है ना। यहाँ पर संबंध भी बताया जा रहा है कि राजा जो हैं, राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। आगे क्या है? श्याम की एक पत्नी। श्याम की, इसमें देखिए क्या है? की। ठीक है। तो आपका ये कौन हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। संबंध कारक में, संबंध कारक के आगे क्या पढ़ना है हम लोग को? अधिकरण कारक। देखिए, जब किसी वाक्य में क्या है? पेपर में पेपर का प्रयोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किया गया हो तो वहाँ अधिकरण कारक होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। आपको क्या दिखाई दे? तो में दिखाई दे या पे पर दिखाई दे। ठीक है ना। पे पर दिखाई दे। में भी रहे या पे रहे या पर रहे, तो वहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह हो जाएगा आपका? तो अधिकरण कारक हो जाएगा। जैसे देखिए, घर पर माँ है, आपका क्या दिखाई दे रहा है? प। आगे क्या है? वर्ग में कौन है? तो शिक्षक है। इसमें क्या है? तुम। सड़क पर गाड़ी है। इसमें क्या है? पर है। छत पर मत जाओ। यहाँ पर क्या है? तो पर है। तो यहाँ पे किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो आप लोग याद रखिएगा, अधिकरण कारक का प्रयोग। आगे हम लोग लास्ट देखते हैं, संबंध कारक। क्या है? संबंध नहीं, संबोधन कारक। आगे हम लोग लास्ट देखते हैं संबोधन कारक को। देखिएगा, जहाँ पर भी किसी को संबोधित किया जाता है तो वहाँ संबोधन कारक होता है। इसके साथ सदैव विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी होता है। उस वाक्य में देखिएगा, सदैव विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह रहता है आपका, इस तरीके का जो चिन्ह होता है उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे अरे, क्या है यहाँ पर? विस्मयादि बोधक का चिन्ह। अरे तुम इतने दिनों से कहाँ थे? हे भगवान, क्या है? विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। ये क्या हो गया? आपको याद रखना है, जहाँ किसी को क्या संबोधित किया जाता है तो वहाँ संबोधन कारक होता है। और इसमें क्या रहेगा? तो विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह होता है वो रहता है। आज हम लोग वचन और कारक को पढ़े हैं।
तो आगे के जितने भी एक व्याकरण के टॉपिक हैं हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि हिंदी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें 50 नंबर से जो अधिक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रह रहा है वो हिंदी व्याकरण से ही रह रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी व्याकरण कितना इम्पोर्टेंट है पढ़ना आप लोगों को। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।